नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान से पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मातृभूमि के प्रति समर्पित उनकी जीवन गाथा सदैव हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। तो सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके नमन किया है। और उत्तराखंड मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करियर काउंसिल की व्यवस्था शुरू किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को करियर के संबंध में परामर्श दिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे की काउंसलिंग सुनिश्चित हो सके, इसके लिए प्रोफेशनल करियर काउंसिल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए बच्चों में रुचि और कौशल को जांचने हेतु परीक्षा और उसके परिणाम के उपरांत परामर्श उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह परामर्श भौतिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम या किसी एक कॉमन सेंटर में बच्चे को बुलाकर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 8वीं कक्षा से ऊपर सभी बच्चों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। तो ऐसे संधू ने शिक्षा विभाग की बैठक ली, उसमें उन्होंने एक खास तौर पे ध्यान दिया कि करियर काउंसिल की व्यवस्था की जाए। इससे बच्चों को करियर में आगे मदद मिलेगी कि किस पड़ाव पे जाना है और क्या कुछ करना है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि बच्चों की रुचि किसमें है ये जान ले। और उन्होंने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एक सेंटर में बच्चों को बुलाकर करियर काउंसिलिंग की व्यवस्था की जाए। इससे अच्छा ऐसे संधू ने बैठक ली शिक्षा विभाग के साथ और तमाम निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण स्थानीय लोगों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के 707A पर जेपी बैंड के नजदीक लैंडस्लाइड के कारण मार्ग काफी देर तक बाधित रहा। इससे सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। भारी बारिश के कारण मसूरी में कई जगह प्राकृतिक नालों के बंद होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। और बता दें आपको कि स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार क्षेत्रीय सभासद और प्रशासन से नालों को खुलवाने गुहार लगाई गई, लेकिन बेपरवाह प्रशासन और नगर पालिका ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बारिश का पानी घरों में घुस जाने से परेशान लोगों ने जल्द से जल्द नालों को खुलवाने की प्रशासन से मांग की है। तो प्रशासन ने जारी किया है रेड अलर्ट। और बता दें कि मसूरी में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों के घरों में जो है वो नाली का पानी घुस गया है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोगों ने गुहार लगाई है प्रशासन से कि जल्द से जल्द नाले के पानी को खुलवाया जाए और ऐसे में ताकि उनको ये बारिश के पानी से निजात मिल सके। और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी निकल के सामने आई है और जिससे कई रोड जो है वो बाधित होते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है मसूरी में और ये तस्वीरें मसूरी की है जो इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। काफी ज्यादा बारिश हो रही है, सुबह सवेरे से ही बारिश हो रही है और ऐसे में कई ऐसी जगह है जो कि बाधित होती हुई नजर आ रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, नाली का पानी घुस गया है। लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द नाली को साफ कराया जाए और पानी जो है उनके घरों से निकलवाने में मदद की जाए। और मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी सड़कों के कार्यों को तय समय सीमा के भीतर कार्य करने के भी निर्देश दिए। साथ ही बता दें कि बैठक में अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि आजीविका पैकेज के अंतर्गत 13,500 परिवारों को आजीविका संसाधनों से जोड़ा गया। तो मंत्री गणेश जोशी द्वारा ये बैठक ली गई है। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द ये कार्य जो है वो पूरे हो सके। ग्राम विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा भी उन्होंने साफ तौर पे कर ली है। तो निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए मंत्री गणेश जोशी द्वारा ये बैठक ली गई है। ग्राम विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा उनकी तरफ से की गई है। बैठक की तस्वीरें हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें उन्होंने हर एक चीज को बारीकी से देखा और इसके बाद दिशा निर्देश उनकी तरफ से अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए और खासकर इसमें तेजी लाना बेहद ही जरूरी है। और देहरादून के छिंदरवाला में सोंग नदी के टापू पर फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू किया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को आपदा नियंत्रण कक्ष देहरादून द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि छिंदरवाला में सोंग नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण 2 लोग नदी पर बने टापू में फंस गए हैं। सूचना पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बिना समय गंवाए टापू पर फंसे व्यक्तियों को राफ्ट के सहारे रेस्क्यू किया। तो एसडीआरएफ टीम ने 2 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया है और राफ्ट के जरिए रेस्क्यू उनकी तरफ से किया गया। ये तस्वीरें रेस्क्यू के वक्त की है जब एसडीआरएफ की टीम यहां पे पहुंची थी और उनकी तरफ से ये रेस्क्यू किया गया है। तो बता दें कि 2 व्यक्ति यहां पे टापू पे फंस गए थे। जलस्तर अचानक से बढ़ गया था जिसके बाद से सोंग नदी का जलस्तर बढ़ गया था और जिसके बाद से फंसे होने की जानकारी एसडीआरएफ को मिली थी और उनकी तरफ से रेस्क्यू किया गया है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बड़ी घटना हो गई है। यहां गंगोत्री घाटी की भागीरथी 2 की चोटी के आरोहण को गए 20 सदस्यीय दल का एक सदस्य एवलांच की चपेट में आ गए जिससे उसकी मौत हो गई। दल के अन्य सदस्यों ने मामले की जानकारी गंगोत्री नेशनल पार्क और आपदा प्रबंधन विभाग को दी है। जानकारी के अनुसार 24 जून को एक 20 सदस्यीय दल भागीरथी 2 के आरोहण के लिए गया था। बीते मंगलवार को 8 पर्वतारोही के सफल आरोहण के बाद पूरा दल वापस लौट रहा था। उसी समय बीच रास्ते में एवलांच आ गया। इससे एवलांच की चपेट में एक हेल्पर आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक कामर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बता दें इस एवलांच की चपेट में आने के बाद एक शख्स की मौत हो गई है और 20 सदस्यीय दल यहां पे गए थे एवलांच के लिए। जैसे ही सफल आरोहण करके वो वापस लौट रहे थे तभी ये एवलांच आया और इसके बाद से एक शख्स की मौत हो गई इसमें। तो आपदा प्रबंधन टीम को इसकी जानकारी दे दी गई है। भागीरथी 2 चोटी के पास एवलांच की घटना निकल के सामने आई जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। पर्वतारोही दल के एक सदस्य की मौत हो गई है और बता दें कि इसकी जानकारी दे दी गई थी आपदा प्रबंधन विभाग को और ऐसे में 20 सदस्यीय यहाँ पे दल पहुंचा था और इसके बाद से ये एवलांच आया और जिसमें एक पर्वतारोही की मौत हो चुकी है। चमोली में रात भर से हो रही तेज बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ छिनका पर मलबा सड़क पर इकट्ठा हो गया है जिस वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। बता दें कि रास्ता बंद होने के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं राजमार्ग खोलने का कार्य लगातार जारी है।
तो ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व आईएएस रामविलास यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यादव और उनके परिवार की 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अटैच किया गया है। इनमें 18 करोड़ रुपए की चल और 2 करोड़ रुपए की अधिक की अचल संपत्तियां शामिल है। ईडी ने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उत्तराखंड के देहरादून में की है। तो 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई है। बता दें बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से देखने को मिली है और 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति इसमें शामिल है। तो बता दें कि पूर्व आईएएस पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये कार्रवाई हुई है। 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है वो अटैच की गई है और ऐसे में बता दें कि बड़े घोटाले का इनके ऊपर आरोप है और 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां इसमें शामिल है, जो कि ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई में सामने आई है। तो बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने कुलपति सुनील जोशी को हटाने का आदेश दिया है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति है डॉक्टर सुनील कुमार जोशी और सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई थी और याचिका में कहा गया कि सुनील कुमार जोशी कुलपति पद की योग्यता नहीं रखते हैं। तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के वो नियुक्त किए गए हैं और ऐसे में सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई है, जिसको लेकर याचिका में कहा गया है कि सुनील कुमार जोशी कुलपति पद की योग्यता नहीं रखते हैं। तो बता दें नैनीताल हाईकोर्ट ने कुलपति सुनील जोशी को हटाने का आदेश जारी कर दिया है और इसी के साथ आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति है डॉक्टर सुनील कुमार जोशी, जिसको लेकर याचिका दी गई थी और सुनील कुमार जोशी के नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई थी, ये याचिका में कहा गया था और इसके बाद से हाईकोर्ट का यह आदेश आया। याचिका में कहा गया है कि सुनील कुमार जोशी कुलपति पद की योग्यता नहीं रखते हैं। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने कुलपति सुनील जोशी को हटाने का आदेश दे दिया है। बता दें कि वो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति है डॉक्टर सुनील कुमार जोशी, जिनको हटाने का आदेश हाईकोर्ट नैनीताल की तरफ से दे दिया गया है। सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई है, उसके विपरीत हुई है और ऐसे में याचिका में कहा गया है कि सुनील कुमार जोशी कुलपति पद की योग्यता नहीं रखते हैं। तो सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई है, ये कहा गया है याचिका में और याचिका में इसी के साथ कहा गया है कि सुनील कुमार जोशी कुलपति पद की योग्यता नहीं रखते हैं। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया उनको पद से हटाने के लिए। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने कुलपति सुनील जोशी को हटाने का आदेश दे दिया है। और उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी के बाद कई जिलों में रात भर लगातार तेज बारिश हुई। तो वहीं लगातार बारिश के कारण हरिद्वार में जल भराव की स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद लोगों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि रानीपुर मोड़ पर लगभग 2 से 3 फीट बरसात का पानी सड़कों और घरों में भरा देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें कि फिर एक बार बारिश ने नगर निगम की मानसून को लेकर तैयारियों की परतें खोलकर रख दी है। तो बारिश के बाद की ये तस्वीरें हैं जो कि निकल के सामने आ रही है। बता दें लगातार अभी भी बारिश जारी है और ऐसे में जल भराव कितना ज्यादा है ये साफ तौर पे तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। बता दें कि ऐसे में अब नगर निगम की किस तरीके से तैयारी थी मानसून को लेकर, इसका पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। तो रात भर हुई बारिश से जल भराव हो गया है। बारिश ने खोल दी है नगर निगम की पोल और बरसात का पानी सड़कों और घरों में भर चुका है, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में रात भर के बारिश के बाद ये सड़कें जो है इस पे जल भराव हो चुका है और ऐसे में लोगों के घरों में भी काफी ज्यादा पानी घुस चुका है और ये पानी जिसका जो साफ तौर पे भरा हुआ नजर आ रहा है, ये पानी जल भराव
की स्थिति जो दिख रही है, इससे नगर निगम की पोल खुल चुकी है कि किस तरीके की तैयारी थी मॉनसून को लेकर नगर निगम की। तो बरसात का पानी सड़कों और घरों में घुस चुका है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। 2 से 3 फीट तक पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सड़कें यहाँ पे पानी से भरी हुई नजर आ रही है और देखिए घरों के अंदर भी पानी घुस चुका है और ऐसे में नगर निगम की पोल जो है ये बरसात का पानी खोलता हुआ नजर आ रहा है। और डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें, हूटर बजाने को लेकर उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। एस्कॉर्ट और पायलट में लगे वाहनों को लेकर दिया है निर्देश। खाली सड़कों पर अनावश्यक रूट से हूटर का प्रयोग ना करें, ये निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। तो डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि एस्कॉर्ट और पायलट में लगे वाहनों को लेकर दिशा निर्देश उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि खाली सड़कों पर अनावश्यक रूप से हूटर का प्रयोग ना करें। और इसी के साथ बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बिना बात के कोई हूटर ना बजाए, इसका खासा ख्याल रखा जाए। खासकर खाली सड़कों पे अनावश्यक रूप से हूटर का प्रयोग ना करें। तो एस्कॉर्ट और पायलट में लगे वाहनों को लेकर दिशा निर्देश डीजीपी द्वारा जारी कर दिए गए हैं। खाली सड़कों पर अनावश्यक रूप से हूटर का प्रयोग ना करें, यह साफ तौर पे डीजीपी द्वारा आदेश जो है वो जारी किया जा चुका है। तो हूटर बजाने को लेकर दिशा निर्देश डीजीपी ने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ध्यान रखें कि कोई भी बिना वजह हूटर ना बजाए। एस्कॉर्ट और पायलट पर लगे वाहनों को लेकर भी ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। खाली सड़क पे हूटर ना बजाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। अनावश्यक रूप से हूटर का प्रयोग ना करें, इस बात का खासा ख्याल रखा जाए। तो दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि डीजीपी द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बिना वजह हूटर ना बजाए। एस्कॉर्ट और पायलट पे लगे खासकर इस बात का ध्यान रखा जाए। जो सड़कें खाली है उस पे भी बिना वजह हूटर ना बजाया जाए। अनावश्यक रूप से हूटर का इस्तेमाल ना किया जाए, इस बात का खासा ख्याल रखने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली दौरे पर करण माहरा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में करण माहरा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बता दें कि दिल्ली दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि करण माहरा ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चर्चा की है। साथ ही उन्होंने खड़गे को प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालातों के बारे में भी विस्तार से बताया है। राज्य में आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनावों को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। ने मुलाकात की है। बता दें प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है राष्ट्रीय अध्यक्ष से और ऐसे में तमाम मुद्दों पे उनके बीच में चर्चा हुई है। आने वाले लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है और उत्तराखंड में किस तरीके की राजनीतिक हालत चल रही है, कांग्रेस के बीच में किस तरीके की अंतर्कलह चल रही है, उसके बीच में भी चर्चा हुई है दोनों नेताओं के बीच में।
और कालाढूंगी में देर रात से हो रही लगातार बारिश से सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। बता दें कि कालाढूंगी के कई क्षेत्रों के खेतों में जलभराव के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। साथ ही उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है, लेकिन जलभराव के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार बारिश से जलभराव की स्थिति जो है वो कालाढूंगी में भी देखने को मिल रही है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में रात भर की बारिश ने लोगों की हालत जो है वो खराब करके रख दी है। जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। नगर निकाय की तैयारी जो है वो साफ तौर पे दिख रही है। नगर निगम किस तरीके से मानसून को लेकर तैयारी कर रहा था और ऐसे में नाली का पानी लोगों के घर में घुसता हुआ नजर आ रहा है। लोग मजबूर है इस पानी को निकालने में। तो कालाढूंगी में जो है वो बरसात का कहर देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड में सत्तासीन भाजपा सरकार जहां मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अब भी कार्यकारिणी घोषित करने और गुटबाजी को समाप्त करना बड़ी चुनौती बन गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी राज्यों के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार की भी तैयारियां कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से लौटकर जल्द ही बीजेपी विधायकों को सरकार में नए मंत्रियों की और पार्टी नेताओं और दायित्वों को सौगात दे सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक तरफ सियासी समीकरण के बीच जहां बीजेपी कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति बिछाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के सामने नई मुसीबतें मुंह खड़ी हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में सत्तासीन धामी सरकार अपने जहां मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियों में जुटी है और उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व से भी सलाह मशवरा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस अब भी अपनी ही उलझनों में उलझी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, जिसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक से मुलाकात कर कार्यकारिणी और पार्टी के दूसरे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। यानी तैयारियां दोनों तरफ से हो रही है और उलझन दोनों तरफ से है। मंत्रिमंडल विस्तार या उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और जब वे उचित समझते हैं तो वे इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा सरकार और संगठन में परस्पर तालमेल की रहती है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली गए थे और हो सकता है उनकी बात इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व से हुई हो। और कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संकेत किया था कि शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार पर विचार किया जाएगा। तो अब प्रतीक्षा करते हैं कि कब वे मंत्रिमंडल में परिवर्तन या विस्तार करते हैं। देखिए, वैसे तो ये बीजेपी का अपना आंतरिक मामला है कि वो किसको मंत्री बनाए, लेकिन आप खुद सोचिए 1.5 साल पूरा होने वाला है इस सरकार को और 1.5 साल के अंदर भाजपा अपने जो 3 पूर्व में मंत्री थे उनको बनाना था। इस राज्य में कम से कम 12 की कैबिनेट होनी थी, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री सहित। तो बीजेपी में इतनी बड़ी गुटबाजी है क्योंकि हर जगह से प्रेशर है कि इसको बनाओ उसको बनाओ, और भाजपा में आधे लोग तो कांग्रेस के हैं। तो बीजेपी में तो शुरू फुटबॉल तो होना ही है कि भाई मंत्री तो ज़्यादातर किसके हैं, कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने बगावत की है, जिन्होंने पार्टी को तोड़ के कांग्रेस की और बीजेपी में गए वो लोग मंत्री हैं। तो बीजेपी में तो मैं बोल रहा हूँ राजनेता ही नहीं है, नेता कहाँ है बीजेपी में? सारे लोग देश भर से लिखिए, आप देखिए पंजाब में देखिए बलराम जाखड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो योग्यता कांग्रेस में है और बीजेपी के अंदर लगातार सिर्फ फुटबॉल पूरे देश भर में चल रहा है। इससे एक चीज़ और भी साबित होती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में असमंजस में है कि किसको मंत्री बनाए किसको नहीं। और जबकि अब लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं और कहीं ना कहीं ये जो असमंजस का दौर है, चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के हो, चाहे दायित्वों के विस्तार को लेकर के हो, इससे सरकार की एक चीज़ तो सामने ये आती है कि सरकार कहीं ना कहीं विस्तार से डरती है, क्योंकि कुछ लोग जो आस लगाए बैठे होंगे और जिनको पद नहीं मिलेंगे उनमें एक नाराजगी का दौर होगा और उसका प्रभाव सीधा चुनाव पर पड़ सकता है। उत्तराखंड में सियासी दल भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हों, लेकिन सियासी दलों की अपनी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। सत्ताधारी दल भाजपा की बात करें तो भाजपा के सामने मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर दायित्वों के बंटवारे ने
टेंशन बढ़ा रखी है। अब ऐसे में पार्टी के भीतर संतुलन साध पाना धामी सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सामने कार्यकारिणी घोषित करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और ऊपर से नेताओं के बीच चल रही आपसी गुटबाजी को खत्म करना नामुमकिन सा दिख रहा है, क्योंकि इन्हीं चुनौतियों के चलते चुनाव के दौरान सियासी दलों की रणनीतियों पर पानी फिर सकता है। ऐसे में किसकी तैयारियों में कितना दम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर चुनावी कसरत तेज हो गई है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।